Okay. Let us start. I think screen is visible now. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we are going to discuss the last lecture of the unit number 2, that is dedicated to the destructive testing. So as on the front slide, you are seeing very beautiful picture of the monument at the left hand side, and the detection at the right hand side. There is a wall, and on which the transducer has been used to detect that what the situation is prevailing inside the wall. So sometimes what happen, if you have not access of the second side of a wall, for example, you have a wall, eh, and other side there is the mountain, you cannot go there, then there is the provision of the transducers which has been placed at a separate point on the parallel to each other, and they get the reflected ultrasonic waves to detect that what the situation is prevailing inside the wall or the concrete or the damage, whatever the examination uh, required, that we can assess that, or we can conclude that. And on the left hand side, you can see that there is the monument, and there are different devices which has been used to assess that what is the strength of that, and what will be the period for the safe use of that. So further, the different safe techniques has been used without destructing the thing. So for example, if you are interested to examine a particular any particular construction, then there are two ways. जैसे हम कहें कि आपकी कोई दीवार है या कोई आपका बीम है, उस बीम का एग्जामिनेशन करना है कि ये अंदर कैसा बना हुआ है, तो हमारे पास दो ऑब्जेक्टिव होते हैं या दो हमारे तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम हथौड़े से उस वाल को तोड़ें और तोड़ के अंदर देखें कि क्या चीज है, और दूसरी तकनीक ये है कि बिना उसे डैमेज किए हुए, बिना उसे इम्पेयर किए हुए ही हम ये एग्जामिन करें कि अंदर में क्या है इसकी। तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है कि कोई ऐसी एक पेनिट्रेटिंग वेव होनी चाहिए जो अंदर जाए और उसके इंफॉर्मेशंस को आप तक पहुंचा दे। ऐसे ही जैसे मान लीजिए आपकी हड्डी कहीं दुर्भाग्य से टूट गई, तो उसके लिए एक तरीका तो यह है कि आप स्किन और उसके जो फ्लश वगैरह है उसको हटाइए, जाके अंदर देखिए कि हड्डी टूटी है कि नहीं टूटी है। और दूसरा है कि आप उसका एक्सरे करा लीजिए और आप देख लीजिए कि व्हाट द डैमेज इज देयर। तो सिमिलरली देयर इज द प्रोसेस फॉर द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। पहला वाला केस डिस्ट्रक्टिव, यानी उसे काट करके अंदर जाए या तोड़ करके अंदर जाए, हटा करके अंदर जाए। और दूसरा है कि बिना कुछ किए हुए, बिना उसे कोई नुकसान पहुंचाए हुए ही उसकी स्ट्रेंथ के बारे में एसेस किया जाए। तो ये ओल्ड और न्यू दोनों बिल्डिंग्स के लिए इक्वली एप्लीकेबल है कि जैसे ओल्ड ब्रिज है तो उस ब्रिज पर भी हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग से उसकी स्ट्रेंथ को एसेस करते रहते हैं, क्योंकि उससे हेवी वाहन जब जाते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि वो बहुत दिन तक चले या उसकी एक आयु होगी, तो उस आयु के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में एसेस किया जाता है। तो that at that condition definitely the non-destructive testing will be applied. So what is that? What is the basic of that, and what are the basic techniques of that to use for the non-destructive testing? So non-destructive testing is a technique of determining the quality of product without impairing its properties in any way. यानी उसको बिना किसी तरह से डैमेज किए हुए अगर हम उसकी क्वालिटी को एसेस करें किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो हम इसे कहेंगे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई मॉन्यूमेंट हो सकता है, कोई डिजाइन हो सकती है, कोई ब्रिज हो सकता है, या ह्यूमन बीइंग के कोई ऐसे पार्ट हो सकते हैं जिससे अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा या एक्सरेज के द्वारा एग्जामिन किया जा सके। ऐसे ही कोई मशीन हो या कोई टूल हो, उसको भी हम एसेस कर सकते हैं कि अंदर किस डेप्थ तक ये सही है, कहाँ डैमेज है, कहाँ किस तरीके की सिचुएशन है। तो फॉर दैट द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इज यूज्ड। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कैन बी अप्लाइड फॉर बोथ ओल्ड एंड न्यू स्ट्रक्चर। अब आप कहेंगे कि नए को क्यों?
क्योंकि कभी कभी होता है कि जब कोई बिल्डिंग बन गई तो सिविल इंजीनियरिंग में या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि बाहर से तो उसे आप प्लास्टर करके बहुत अच्छे से बना दीजिए, अंदर क्या है ये पता नहीं चलता है। और बाहर तो बहुत सुंदर सुंदर दिख रहा है, लेकिन अपना पैसा वगैरह लेकर के कॉन्ट्रैक्टर जब चला जाएगा तो 2 साल बाद ही वो सारी की सारी बिल्डिंग गिर जाएगी। तो इसके पहले, उसे हैंडओवर के पहले उसकी टेस्टिंग होती है कि व्हाट द सिचुएशन इज प्रिवेलिंग इनसाइड दैट डिजाइन और द बिल्डिंग, फॉर इस स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द कंक्रीट पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू। तो सारी तरीके से उसे एग्जामिन किया जाता है, इसलिए नए बिल्डिंग की भी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग से टेस्टिंग की जाती है। और ओल्ड में तो उसकी स्ट्रेंथ, उसकी एज, उसकी ड्यूरेबिलिटी, ये सारी चीजें जानने के लिए की जाती हैं। दैट्स व्हाई द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कैन बी अप्लाइड टू बोथ old and new structures. For new structures, the main objective is the quality control or the resolution of the doubt about the quality of the material or the construction, what already I have discussed. The testing of existing structure is usually related to an assessment of structural integrity or adequacy. Already I have discussed that, what the age of that, up to what period that monument at that building will retain as such. There is no danger of the damage of that. So that we can assess with the use of non-destructive testing. Now, what is the objective of non-destructive testing? So, assessment of the quality of the product or the concrete in relation to the standard requirement. जब कहीं कोई बिल्डिंग किसी भी जगह पे बननी होती है तो उसका एक मापदंड है, उसका एक रिक्वायरमेंट है जो उस देश के स्टैंडर्ड के हिसाब से डिजाइन होता है। क्योंकि हर देश की जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन होती है या उसमें जो क्लाइमेटीज होने के चांसेस होते हैं या नेचुरल डिजास्टर होने के चांसेस हैं, उनके आधार पर एक स्टैंडर्ड देश बनाता है कि किस तरीके की डिजाइन और किस तरीके की बिल्डिंग यहाँ के लिए रिक्वायर्ड है, सो दैट कि ज्यादा हानि ना हो अगर कोई ऐसा डिजास्टर आए तो इसलिए वो एक स्टैंडर्ड से मैच कराया जाता है सभी बिल्डिंग्स को, सभी डिजाइन को, सभी इस तरीके के कंस्ट्रक्शन को। तो non-destructive testing is used to map the existing design with the standard which has been maintained by that country or that state or that particular institutions which is monitoring the strength and durability of that particular design. Next is what the quality control and the precast unit. Sometimes what happen actually, if we are designing a particular building, then first what we will do actually, the small portion we will design, and then after we will assess that what is the strength of that, what is the quality of that, and with this quality, what the requirement is, that on the basis of that we used to calculate the cost, that is the precast, कि इसको बनाने में लगभग कितनी लागत आएगी, और उसके आधार पर उसका टेंडर, उसके लिए जो और डॉक्यूमेंट्स जारी करने होते हैं कि कितने में कोई बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। मॉनिटरिंग ऑफ अ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट इन रिलेशन टू द फ्रेमवर्क रिमूवल, सजेशन ऑफ द क्योरिंग प्री स्ट्रेसिंग लोड एप्लीकेशन और द सिमिलर पर्पजेस, यानी किसी की क्या स्ट्रेंथ हो सकती है, उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी क्या होगी, या किस तरह के उसकी डिजाइन में कौन से फ्रेमवर्क की जरूरत होगी। ऑल दैट कैन बी असेस्ड विद द हेल्प ऑफ दिस नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग. Removing the uncertainty about the acceptability of the material supplied owing to apparent non-compliance with the specification. Sometimes what happen, what the material has been used, जैसे कहा जाए कि 2-1 का मसाला लगाना है, 3-4 का मसाला लगाना है, या 1-4 का लगाना है, तो ये है कि नहीं है, इस उसकी स्ट्रेंथ को एसेस करके ये भी पता लगाया जा सकता है। कितनी सरिया लगानी है, कितनी दूरी पर लगानी है, उनके बीच में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, और उस जो स्टील रॉड लग रही हैं उनकी मोटाई कितनी होनी चाहिए। ऑल दोज थिंग्स वी कैन assess with the non-destructive testing. Confirming the doubt concerning the workmanship involved in the batching, mixing, placing, compacting or curing of the concrete. Sometimes what happen actually, material तो पूरे लगाए गए, लेकिन लेबर की काम चोरी के चलते
अच्छे से उसे मिक्स नहीं किया गया, उसे प्लेस नहीं किया गया, उसकी कंपैक्टिंग को अच्छे से एसेस नहीं किया गया, या उसे अच्छे से फैलाया नहीं गया, कहीं कंसंट्रेशन ज्यादा है कहीं कम है, तो that workmanship can be assessed with the help of this non-destructive testing, and it is also the objective of non-destructive testing. Determining the location of the cracks, wired honeycombing, and the similar defects within the concrete structure. Sometimes building has been designed and very soon there is the crack inside the building, but from the outer side that has been plastered in a very beautiful manner and that has been painted. So we are not knowing that what is the situation inside that. If any crack is there, any void is there, honeycombing or blistering is there inside the material which has been used to design the building, that can be also detected with the help of the non-destructive testing. Searching the location of suspect deterioration of a concrete or the product in a structure due to the overloading fatigue, external or the internal chemical attack, fire explosion, and the environmental effect. तो sometimes what happen कि किसी ब्रिज से मान लीजिए खूब लोड की ट्रकें गुजर रही हैं, तो कभी कभी उसमें दरार आ जाती है, उसमें ओवरलोडिंग की वजह से उसमें कहीं कुछ डिफेक्ट आ जाता है, उसको एसेस किया जा सकता है। कभी कभी इंटरनल और एक्सटर्नल केमिकल अटैक, इंटरनल केमिकल अटैक का मतलब कभी कभी आप देखे होंगे कि छत में से जो रॉड लगी होती है वहीं से प्लास्टर टूट के गिर जाता है, क्योंकि वो जो रॉड लगी होती है, जो उसमें लोहा लगा होता है, उसको ऑक्सीडेशन होता है, तो जब वो ऑक्सीडेशन में उसका वॉल्यूम बढ़ता है तो प्लास्टर पर प्रेशर करता है और प्लास्टर नीचे गिर जाता है। तो व्हाट द केमिकल अटैक इज देयर, इफ एनी फायर क्लैमिटी इज देयर, तो क्या जल गया है, उसका क्या इफेक्ट आया है बिल्डिंग पर, या कोई एक्सप्लोजन हो गया है तो उसका क्या सिचुएशन है, या एनवायरमेंटल इफेक्ट में जैसे एसिड रेन हो गई, या कहीं कोई जो आकाशीय बिजली वगैरह गिर गई, या कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो रही है, या हेवी रेन हो रहा है कहीं पर बहुत दिनों से, या कुछ भूकंप वगैरह आ गया, ऐसी कुछ सिचुएशन आ गई, तो इससे भी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग यूजफुल होती है उसे एसेस करने के लिए कि व्हाट द डैमेज देयर इनसाइड अ पर्टिकुलर डिजाइन और बिल्डिंग। Assessing any proposed change in a structure for its insurance or for the change of ownership. कभी कभी उसके इंश्योरेंस के लिए भी लोग उसका एसेस करते हैं कि इंश्योर करने के पहले कि कितना डैमेज है, इस पे डैमेज के खतरे कितने हो सकते हैं, या कभी कभी ये भी होता है कि ओनरशिप हमें चेंज करनी है कि भाई इतनी दूरी तक इसने बहुत अच्छा काम नहीं किया तो हम अब किसी और को ये काम दे देंगे, और इसको एसेस करने के लिए पहले उसकी पूरी की पूरी डिजाइन को नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के अंतर्गत टेस्ट किया जाता है। तो टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट वी आर डूइंग द टेस्टिंग, देन व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट मे बी पॉसिबल देयर। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपरेंट डिफेक्ट इज द क्रैकिंग। मेनी टाइम यू माइट हैव सीन द क्रैकिंग। क्रैकिंग में कई तरीके होते हैं, अब जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे या डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो इसमें क्रैक की भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जैसे डॉर्मेंट, डॉर्मेंट माने कि एक कोई क्रैक हो गया तो वो पड़ा है, फिर उसके आगे उसमें कोई बढ़ोतरी घटोतरी नहीं होती है, यानी वो आगे और बढ़ता नहीं है, इसको हम डॉर्मेंट का क्रैकिंग कहते हैं। कुछ होते हैं एक्टिव की, कोई क्रैक हो गया तो धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है और पर डे जैसे लोड उस पर जाता है या वाइब्रेशन होता है तो वो रोज 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर ऐसे बढ़ता जाएगा और एक दिन वो लेके कोलैप्स कर जाएगा। एक होता है फाइन, मीडियम एंड वाइड क्रैक्स। ये बिल्डिंग टू बिल्डिंग, डिजाइन टू डिजाइन वेरी करती है कि कितने मिलीमीटर और कितना एक्टिव को हम फाइन कहेंगे, कितने को मीडियम कहेंगे और कितने को वाइड क्रैक कहेंगे। नेक्स्ट इज द स्पॉलिंग। द इंपॉर्टेंट कॉज फॉर द स्पॉलिंग आर the concentrated eccentric external load producing the high stressed narrow compression zone। एक्चुअली क्या है कि जब हाई लोड किसी डिजाइन पर चलता है जैसे स्लीप पुल वगैरह पर, तो उसमें ये वाली प्रॉब्लम आती है कि उसमें स्ट्रेस की वजह से नैरो कंप्रेशन जोन बन जाते हैं, और वो नैरो कंप्रेशन जोन हमेशा से उस पर्टिकुलर जोन में इसे डैमेज दिखाते हैं। तो इसको हम कहते हैं
spalling, corrosion of the steel embedded in the concrete. अब देखो जहां पर स्टील लगा हुआ है वहां पर अगर कोरोजन हो गया उस पे, तो ऑब्वियस सी बात है वहां उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो स्पालिंग माने जैसे कोई टुकड़ा कोई किसी पक्की जगह से टूट के गिर जाए इस तरीके से, तो that is also the cause for the spalling. Freeze thaw effect of the entrapped water. Sometimes what happen actually ना, some कभी कभी आपने छतों पे देखा होगा अगर पानी लगता है, पानी वो छत सोख लेता है तो अंदर में वो डैमेज करता है और वहां से कुछ लेकर के गिर जाता है, तो that is also the cause for the spalling. Chemical reaction, effervescence and repeated wetting and drying. तो ये सारे इफेक्ट हैं, ये सारे काज हैं जिनकी वजह से स्पॉलिंग इफेक्ट किसी भी बिल्डिंग या डिजाइन में हो सकता है. रेन डैमेज. हेवी रेन may cause the pitted surface or the eroded surface on the concrete structure. कभी कभी क्या होता है कि जब तेज पानी बरसता है तो उसकी बूंदों की चोट से धीरे धीरे क्या होता है कि उस पे हल्के हल्के गड्ढे बन जाते हैं. तो आप कहेंगे आप गड्ढे उनसे क्या होगा, उनसे ये होगा कि फिर उसमें जब धूल भरी आंधी चलती है तो उसमें धूल बैठ जाती है उन पिट्स में, और उन पिट्स में जैसे ही धूल भरती है वैसे ही जो छोटे छोटे बीज होते हैं पीपल बरगद इन सब के उड़ के उसमें आ जाते हैं और वहीं से उनकी बायोलॉजिकल ग्रोथ शुरू हो जाती है और हमारा स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है. कई बार अपने आप हॉस्टल के पीछे या कई बिल्डिंग्स में या पुरानी बिल्डिंग्स में पीपल बरगद जाम इसके इन सबों के पेड़ देखते होंगे बड़े हरियाली से उगे रहते हैं. उनको इतने अच्छे से अगर जमीन में लगाया जाए तो वहां नहीं उगते हैं, लेकिन वहां उनको पता नहीं क्या होता है कि वो बहुत अच्छे से उगते हैं. तो दैट इज द cause for the rain damage. Blistering. Blistering occurs when the fresh concrete surface is sealed by the tolling, trapping air or bleed water under the surface. कभी कभी आपने देखा होगा कि या नहीं देखे होंगे तो देखने की कोशिश करिए, जब कोई छत डिजाइन होती है तो उस पर वो लोग कंप्रेसर चलाते हैं और वो वाइब्रेट करके उसे सेट करता है. तो कभी कभी क्या होता है कि उसमें एयर ट्रैप हो जाता है अगर अच्छे से नहीं होता है, या उसमें वाटर ब्लीड कर जाता है अंदर की तरफ वो रह जाता है, तो जिसकी वजह से ब्लिस्टरिंग प्रॉब्लम उस डिजाइन और उस बिल्डिंग में हो जाती है. Staining is mainly caused by the efflorescence. Honeycombing. Honeycombing का मेन रीजन पुअर कॉम्पैक्शन होता है, क्योंकि समटाइम्स यू माइट हैव सीन कि हनी कॉम्बिंग में कभी भी मधुमक्खी के छत्ते को देखिए तो बीच बीच में उसमें एयर बीच बीच में जगह रहती है. उसका कारण यह है, उससे अगर रिलेट किया जाए हम कंक्रीट और बिल्डिंग को, तो जब अच्छा सा कंपैशन नहीं होगा तो जो कंक्रीट और जो भी सैंड या स्टील whatever they are using there, so the air trap is there and they are forming a particular design in which the air has been trapped inside the design, and that is known as the honeycombing. वहीं से उस बिल्डिंग के टूटने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि in comparison to the other places that portion will be the very weak portion of that design or building. Dusting. Such effects is caused by the finishing work is done on the concrete before bleed water are dried or due to the inadequate curing. कभी कभी जब हम आप बड़ा एक अच्छा शब्द सुने होंगे कि किसी छत पर जब छत बन जाती है तो उस पर नहला किया जाता है. नहला मीन्स कि उसे बहुत अच्छे से सरफेस को स्मूथ किया जाता है ताकि उस पर डस्ट ना रुके या उस पर पानी ना रुके. अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से वही जो हमने आपको रेन डैमेज में पेड़ और पौधे उगने की बात करी, वही बायोलॉजिकल ग्रोथ वहां पे होगी और वो बिल्डिंग या वो डिजाइन डैमेज हो जाएगी. कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन डिफेक्ट. कभी कभी ये टेक्निकल एस्पेक्ट है किसी भी बिल्डिंग के डिजाइन का, एंड रियली हियर इज द रोल ऑफ इंजीनियर्स. Before that, whatever I was discussing with you people, that is related to the workmanship. Most of the things depends on the carefulness or carelessness of the people who are used to construct the building. क्योंकि इंजीनियर
बता सकता है, वो चीजों को डिजाइन नहीं करेगा। वो ऐसा नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट लेकर के ईंटें और बालू और इन सब चीजों को रखेगा या उनकी प्लास्टरिंग करेगा। प्लास्टरिंग के बारे में बता सकता है किस तरीके से करना है, ये मटेरियल होंगे, ये इनका रेशियो होगा। बट द वर्क विल बी डन एट द लेवल ऑफ द वर्कर्स। तो वर्कर्स की गलती की वजह से वो सारी चीजें हो रही थी। लेकिन जो ये वाला पोर्शन है, दैट इज बिकॉज ऑफ द केयरलेसनेस ऑफ द इंजीनियर्स। चॉइस ऑफ द रॉन्ग वॉल थिकनेस। अब भाई कोई वॉल कितनी मोटी होगी, कितनी चौड़ी होगी, कितना प्रेशर, कितना लोड बियर करेगा, दैट इज द टेक्निकल एस्पेक्ट एंड will be given by will be suggested by the engineers. Out of plumb of walls कि उन वॉल से किसी भी मान लीजिए हम कोई बीम बना रहे हैं, कोई वॉल डिजाइन कर रहे हैं, तो उनको हम कैसे रखेंगे, उनकी प्लम्बिंग कैसे करेंगे, that is also a technical aspect and that should be carefully done at the level of the engineer. Defective join and bonds. आप अगर अपनी कॉरिडोर में टहलेंगे इस अपनी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, तो आप देखे होंगे जहां जहां ज्वाइंट होगा वहीं से पानी आज भी चू रहा होगा। क्यों? डिफेक्टिव ज्वाइंट एंड बॉन्ड्स आर देयर and the constructing agency has not been taken the care for the joints. क्योंकि अगर दो स्टील को एग्जैक्टली ज्वाइंट कर लिया जाए तो गर्मियों में वो क्या होगा कि गर्मियों में वो उसमें थोड़ा एक्सपेंशन होगा, तो जिसकी वजह से जो डिजाइन है वो डिफेक्ट में आ सकती है। तो कितनी दूरी रखना है, कितना नजदीक रखना है, कितना उनके ज्वाइंट्स और बॉन्ड्स को अलाइन करने के लिए what the requirement are there, that is the technical specification, and that has been designed and established by the Standard Bureau of the India as well as the state, or by the agencies and institutions who are monitoring the design of the building and the other constructions of the state as well as the country. Lack of the movement joint. अब जैसे ज्वाइंट कहीं होता है, चाहे वो बिल्डिंग का हो, चाहे वो आयरन रॉड वगैरह का हो, तो देखो हमेशा अर्थ में मूवमेंट होता रहता है। तो उन ज्वाइंट्स को किस तरीके से करना है कि इनमें ये फ्लेक्सिबिलिटी हो, अदरवाइज वहीं से वो क्रैक कर जाएगा। Sometimes the misalignment of the joints may cause the defects and problem in the design of a building. The failure to connect inserting the wall and column, ये बहुत ही स्पेसिफिक पोर्शन है कि वॉल और कॉलम का inserting कैसे, how they are joining to each other, and what the precaution and technical specs are required in that case. That should be taken care during the design of the building. Improper drainage path causing the straining. कभी कभी होता है कि छतों पे पानी भरा हुआ है, रुक रहा है, और उसके रुकने की वजह से ऑब्वियस सी बात है कि उसमें डैमेज और स्पाइलिंग या स्टेनिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। Poor layout that cause the excessive torsion. जब कोई बिल्डिंग बनती है तो उसका लेआउट बनता है कि उसका टॉर्जन, उसका स्ट्रेस, उसका स्टेयरिंग, उसका डिजाइन, ये इस तरीके की चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। अगर नहीं ध्यान में रखा जाएगा तो डेफिनेटली देयर विल बी द डैमेज। सिलेक्शन ऑफ इनएडिक्वेट डायफ्राम stiffness for the distributing lateral shear. As already I have told you people that always there is the earth movement or the geographical movement or the environmental situation in such a way that our building should have the capability to bear such type of things. So for that the adequate diaphragm and stiffness can be used to bear the distributed lateral shear of a building. That should be taken into the care. Cracking below the beam due to the inadequate gap for the deflection, because always I already told you people that the deflection are there in the beam, column, and that should be taken the proper gap between them. Otherwise, the damage will be definitely there in that particular construction and building. So these were the points which are very important for the construction and design defect. I think you people are hearing me. Yes, sir.
Yes, yes. Yes, sir. Up to this point, anybody have any question? No. No, sir. So let us move forward. So now this is the next portion of the non-destructive testing, in which we will discuss certain method which has been used for the non-destructive testing. अभी तक हमने क्या बात करी? हमने बात करी कि non-destructive testing क्या चीज होती है, non-destructive testing की रिक्वायरमेंट कहाँ है, non-destructive testing या नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट कहाँ है, साथ ही साथ जो डिफेक्ट्स आते हैं डिजाइन में उनके कारण क्या क्या हैं, जिनको हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग से टेस्ट करते हैं. अब हमारे पास कुछ टेस्टिंग मेथड होंगे कि हम किससे वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग को एग्जीक्यूट करेंगे. तो उसमें पहला है लिक्विड पेनिट्रेशन मेथड, बहुत ही आसान. डाई पेनिट्रेशन मेथड, रेडियोग्राफिक टेस्टिंग, अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन मेथड, पल्स इको मेथड, magnetic particle testing, eddy current testing. So there are the different methods which are usually used to have the non-destructive testing of the monument building and any type of design. So first we will discuss the liquid penetration method. ये बहुत ही आसान है कि भाई आप किसी भी सरफेस को अच्छे से साफ कर लीजिए, उस पे पानी गिरा दीजिए और उसको फिर वाइप कर लीजिए. तो जहां जहां क्रैक होंगे उनमें पानी चला जाएगा और आप उसकी फोटोग्राफ लेके ब्लॉटिंग पेपर पर देख लेंगे कि उसकी क्रैक्स की स्ट्रेंथ क्या है, वो मीडियम है कि फाइन है कि वाइड है, और इस आधार पर आप इस कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे कि व्हाट इज द सिचुएशन प्रिवेलिंग विद दैट डिजाइन. The liquid penetration method is one of the simplest and low cost method of testing. In this test, liquid is applied uniformly on the surface to be tested. When the liquid comes into the contact with the dry concrete, it is absorbed by the surface defect, such as minute cracks and pinholes, and get trapped. उन्हें जो ट्रैप पिनहोल्स और क्रैक्स होंगे उसमें पानी ट्रैप हो जाएगा. Now, developer is used to record the surface defect. Liquid penetration method is frequently used in detecting the crack in turbine blade, smoothness of the surface, minor and middle type of surface crack, etc. So this is very simple method. You might have opportunity to execute this method at the surface in your building, in your surroundings also. Dye penetration method, only the difference between this one and the earlier one is that colored water has been used. Dye has been used in that water to see what the defect is there. Dye penetration inspection is the low cost inspection method used to locate the surface breaking defect in all non-porous material, that is the metal, plastics, or the ceramics. The penetrant may be applied to all non-porous materials. However, for the inspection of the ferrous components, magnetic particle inspection is preferred. तो तरह तरह के मटेरियल में तरह तरह की डाई उसमें यूज की जाती है. तो डाई यूज करने से उसकी एक तो पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ जाती है, और अगर हम कलर्ड डाई यूज कर लेंगे तो उसको हमें एग्जामिन करने में भी थोड़ा आसानी रहेगी. दिस मेथड इज यूज्ड टू डिटेक्ट द कास्टिंग एंड फॉर्गिंग द डिफेक्ट, cracks, leaks in the new product, and fatigue crack on in-service components. So these are the some points which this dye penetration method is used for the inspection. Principle of this method is based on the capillary action. You might have seen and read in lower classes what is the capillary action. And when low surface tension liquid penetrates into clean and dry surface, breaking discontinuities, according to the selection of sensitivity levels, different types of penetrants are used in this method. And liquid penetration has the following limitation. This test is very sensitive to changes in
quality and to correlate with the observed weathering behavior. This method is not applicable for the porous and honeycomb कंकरीज, क्योंकि हनी कॉम में वो ट्रैप्ड हो जाएगा, वो आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह का डिफेक्ट है यहाँ पर। तो पोरस और हनी कॉम कंक्रीट के लिए ये मेथड यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द रेडियोग्राफिक टेस्टिंग, एंड दिस रेडियोग्राफिक टेस्टिंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ cables, wire in grouting and in situ density of concrete depending on the choice of radiation. There are three methods are used for testing of concrete: wide X-ray radiography, gamma ray radiography, and gamma ray radiometry. So the basic principle of this one, that the intensity of a beam of X-rays or the gamma ray suffers a loss of intensity while passing through the material according to the relation I is equal to I0 e to the power minus mu x, where I is the intensity of the transmitted, यानी किसी मटेरियल से पास होने के बाद I इंटेंसिटी कितनी आई, और I0 is the intensity of the incident radiation, and M is the attenuation coefficient. M is the coefficient, mu is the coefficient what has been given there, and x is the thickness of the object. यानी x thickness के object में जब ये चलता है तो कितनी इसकी इंटेंसिटी घटेगी, उसके आधार पर ये एस्टिमेट किया जाता है what the situation is prevailing there. As far the inspection method is concerned here, you might have seen a particular picture here from where the source of X-ray is there, and that has been focused on a particular concrete where the void is there or the surface defect is there. So that has been examined, and on a photographic plate, the impression of the X-rays has been taken, and accordingly that will give the idea that what the situation is prevailing inside or at the surface of that particular design. Three steps are used in the inspection method of radiographic test. Suitable radiation, that is the X-ray or the gamma ray, is allowed to pass through the structure under the examination. Impression or the image of the defect in the structure are obtained in a photographic plate. Film is examined by different exposure, and there are the different limitations also. It is expensive. It is required the stringent safety precautions, and it is also limited by the member thickness, maximum up to the 600 millimeter. There is the very good method of the non-destructive testing used as a ultrasonic inspection method. In this method, an ultrasonic pulse is produced by the electroacoustic transducers, and which is held in contact with one surface of a concrete under the test. Principle is that the velocity of ultrasonic waves are different in different medium, observed by the simple equation, that is V is equal to L upon T, where V is the longitudinal pulse velocity, L is the path length, and T is the time taken by the pulse to traverse that length. To traverse that length. How this pulse is traversing this particular length, and according to that, the examination has been taken. There are the different method. One is the direct method. The direct method is preferred where the access to opposite side of the component is possible. जैसे हम एक कॉलम ले रहे हैं, बीम ले रहे हैं, और हम उसके दोनों तरफ जा सकते हैं। तो दोनों तरफ जा सकते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों तरफ के हम एक ट्रांसड्यूसर इधर लगा दिए, एक उस दूसरी साइड में लगा दिए, और उसके पूरा का पूरी थिकनेस का एग्जामिनेशन कर लिए। दूसरा होता है कि सेमी डायरेक्ट मेथड। इसमें यह है कि हम दूसरी साइड को एक्सेसिबल, दूसरी साइड हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं है। जैसे the semi direct method is used, however the access to the different but not opposite
अपोजिट साइड ऑफ अ कंपोनेंट इज पॉसिबल। जैसे हम कहें कि एग्जैक्टली दूसरी साइड की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, लेकिन वो साइड कहीं पर थोड़ी कर्व है, मुड़ रही है, या हम ये कहें कि जैसे हमारी एक दीवार है, उस दीवार के पीछे कोई पहाड़ ही है, तो उस पे तो हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन वो दीवार हमारी जहां पे खत्म हो रही है, जो उसकी दूसरी वाली साइड है, वो एक्सेसिबल है दूसरी तरफ, यानी 90 डिग्री पर हम एक्सेस कर सकते हैं। तो 90 डिग्री पर एक ट्रांसड्यूसर लगाएंगे और एक दूसरी तरफ, और इस तरीके से उसे हम एसेस कर सकते हैं कि इसके अंदर किस तरह की सिचुएशन प्रिवेल कर सकती है। एक होती है इनडायरेक्ट मेथड। इसमें क्या है कि हम उस दीवार के दूसरी तरफ जा ही नहीं सकते हैं। तो अगर हम दूसरी तरफ नहीं जा सकते हैं, तो इसी दीवार पर थोड़ी दूरी पर दो ट्रांसड्यूसर लगाए, एक से हम एंट्री करेंगे और दूसरी से उसको हम एक्सेस करेंगे, तो उसके अंदर चल करके वो बताएगा कि what the situation is prevailing inside that particular concrete. So in indirect method, the surface method or the indirect method is the least satisfactory and should be used where the access to only the surface is possible. यानी दूसरी surface या side surface हम नहीं देख सकते हैं इसमें. There are some limitations for that the variation of the concrete temperature may affect the pulse velocity. में देखिए कि जैसे हम कहीं कंक्रीट का टेम्परेचर कुछ अलग है, या इस तरीके की सिचुएशन है कि उसके हीट इंडेक्स वहां पर ज्यादा है, तो जो पल्स वेलोसिटी है वो डिफरेंट हो जाएगी. द इंक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट इन द कंसंट्रेशन इंक्रीज द पल्स वेलोसिटी. तभी हम उसको एग्जैक्टली एसेस नहीं कर पाएंगे. द pulse velocity measured in the reinforced concrete is in the vicinity of the reinforced bars is usually higher than the plain concrete of the some composition. तो ये तो मान लीजिए पहले से एसेस है कि ऐसा यहाँ पर होता है, तो इसमें हम उतना प्रिकॉशंस ले लेंगे. बट इफ देर इज द big difference between the situation, then it will be very difficult to have the concrete conclusion and result for the same. For highly stressed concrete, pulse velocity may be reduced due to the development of microcracks. ये भी एक इसकी limitation है. There is another method, that is the pulse echo method, and pulse echo method is used for locating the defects such as wire, crack, fracture, crack growth, metallurgical change, and the zone of deterioration. So this is very important method to have the assessment of the cracks, fracture, crack growth, metallurgical change, and the zone of deterioration. Principle क्या है? The principle of this method is based on the interaction of the acoustic wave with the internal structure of the object under examination. What is the requirement of the operators? So the operators is required there. Normal probe, it serves the purpose of both transmitter and receiver, preamplifier, filter, and processor. The signal detected are normal probe. At normal probe is amplified by the preamplifier unit, and unwanted signal, if any, are filtered by the filtering unit, and processor is used to display the signal in terms of the desired scale, so that we can estimate that what the defect and what the situation is prevailing there. Display unit is used to realize the typical trace between the time and intensity of the reflected pulse from the object under the test. So these are the important. Actually, you can say that this is the advanced method to execute the non-destructive testing on the monuments and the design or the constructed area or the region there. You can see here what the pictorial representation of that is there. This is the normal probe, and then after the preamplifier is there, and filtering is there, and then after the processing is there, and that has been displayed on the monitor. And what the information has been taken, that is at the level of the normal probe. And finally, we will have
what exactly situation is there inside a particular design or particular design or the particular building or any constructed area. So this is all about what I was interested to discuss with you people. So if you have any problem, then please ask. Uh, Otherwise, we should stop here because our time is almost over. 2 minutes are left. So you can discuss or you can ask any question related to this one.